Hello guys, welcome to my YouTube channel Study with Muskan. So here we are with the new video with the new topic, and the topic is cross-cultural management. So today we understand what is culture, what is cross-culture, and how do we have to manage this, and a lot of new things we learn in this video. So yeah, please watch. ओके सो क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट को समझने के पहले हम कल्चर को समझेंगे कि व्हाट इज कल्चर. ठीक है. तो द वर्ड कल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कल्ट और कल्टस विच मीन्स रिफाइनिंग द वर्शिप. ठीक है. तो कल्चर वर्ड ड्राइव्ड हुआ लैटिन वर्ड से, जो कि वर्ड था कल्ट और कल्टस. उसका मीनिंग था रिफाइनिंग द वर्शिप. रिफाइनिंग द वर्शिप मतलब कल्चर हमें सारी चीजें, वो वाली सारी चीजें बताता है जो बिल्कुल प्योर होती हैं. ठीक है. सारी इम्प्योरिटीज को अलग करके जो प्योर चीजें हैं वो बताता है. लाइक हमें क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या चीजें नहीं फॉलो करनी है, कौन से रिचुअल्स फॉलो करने, कौन से रिचुअल्स नहीं फॉलो करने, ये हमें कल्चर बताता है. ठीक है. अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक इंडिया में हम अगर किसी भी ट्रेडिशनल फंक्शन में जा रहे हैं, किसी भी ट्रेडिशनल प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो या पूजा या पाठ में जा रहे हैं, तो हम हमेशा यही फॉलो करेंगे कि हम ट्रेडिशनल अटायर में जाएं. नॉट कि वो वाले अटायर में जो हम पार्टीज में वियर करते हैं, नहीं. हम उसी अटायर में जाएंगे जो हम लाइक हमारे इंडिया की संस्कृति है कि हम या तो साड़ी पहनेंगे, सूट पहनेंगे, या हम बहुत ट्रेडिशनल वे में जाएंगे किसी भी ऐसी प्लेस पे जहाँ कुछ ऐसा काम होने वाला है, ट्रेडिशनल वाला वर्क होने वाला है, वहां हम वैसे अटायर में जाएंगे. ठीक है. तो ये हमारी इंडिया की संस्कृति है. ठीक है. तो कल्चर हमें वो बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से करना चाहिए, क्या फॉलो करना है और क्या नहीं फॉलो करना है. दैट इज द रिफाइनिंग द वर्शिप. ठीक है. कल्चर इज अ वे ऑफ लाइफ ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल. तो अब इस लाइन का मतलब ये है कि काफी सारे जो लोग हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल अगर किसी एक चीज को फॉलो करेंगे तो, और काफी टाइम से फॉलो करते आएंगे, तो वो कल्चर बन जाएगा. ठीक है. अब जैसे हम स्कूल्स में हम देखते हैं कि स्कूल्स का ये ट्रेडिशन है कि सारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सेम यूनिफॉर्म में जाएंगे. सेम यूनिफॉर्म में, एक स्कूल में एक स्कूल में सारे स्टूडेंट्स सेम यूनिफॉर्म फॉलो करेंगे. ठीक है. ये स्कूल का कल्चर है. तो जहां भी ग्रुप ऑफ पीपल सेम चीज करते हैं और कंटिन्यूअसली करते जाते हैं, कंटिन्यूअसली काफी टाइम तक वो चीज फॉलो करते हैं, तो वो कल्चर बन जाता है. ठीक है. तो अब ये सारे स्कूल्स का कल्चर है कि सारे स्कूल्स की कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म होती है जिसको सारे स्टूडेंट्स को फॉलो करना रहता है. ठीक है. तो कल्चर इज अ लर्न्ड बिहेवियर, पीपल ट्रांसमिटेड देयर कल्चर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. अब ये सोचने जैसी बात है कि हम कल्चर लाइक हमें अब जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे तो कोई कल्चर पता नहीं है, उसे तो कोई चीज पता नहीं रहती है. तो वो कैसे सीखता है? वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो अपने पेरेंट्स से कल्चर सीखता है. ठीक है. उसके पेरेंट्स ने उसके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स से सीखा होगा. ठीक है. तो हमारा जो कल्चर है कि हम अपने कल्चर में क्या चीजें फॉलो करते हैं, क्या रिचुअल्स फॉलो करते हैं, वो हम अपने एंसेस्टर्स से सीखते हैं. अब काफी सारे लोग होते हैं लाइक जो लाइक पंजाबी लोग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, महाराष्ट्रियन अलग फॉलो करते हैं, और सब लोगों का अपना अपना अलग कुछ कल्चर होता है. ठीक है. तो वो उनके बच्चों को वो कल्चर उनके बच्चे वैसे उनके बड़ों से सीखते हैं. तो कल्चर जो होता है वो ट्रांसमिट होता है जनरेशन टू जनरेशन. ठीक है. अब ये कल्चर एरिया वाइज भी चेंज होता है. लाइक अगर हम साउथ में जाएंगे तो वो एरिया वाइज वो चीजें अलग होंगी. लाइक उनके जो फेस्टिवल्स होंगे वो अलग होंगे, ओणम और भी काफी सारे उनके फेस्टिवल्स होते हैं. और अगर हम इधर नॉर्थ में देखेंगे तो वो अलग होगा. ऐसे ही खाने पीने की चीजों में भी सेम होता है. अब साउथ में अगर हम साउथ के कल्चर को देखें तो वहां सब राइस वगैरह, इडली, राइस, डोसा, ये सब पसंद करेंगे. लेकिन अगर हम इधर नॉर्थ में देखें, अगर हम पंजाब साइड देखें, तो देवर मोर लाइक टू दिस लाइक छोले भटूरे, छोले टिकिया. सो जो स्पाइसी फूड, वो स्पाइसी फूड को पसंद करेंगे. ठीक है.
और अगर हम एमपी साइड देखें तो पीपल आर मोर लाइकली अबाउट दिस पोहा जलेबी। तो ऐसे जो कल्चर होता है वो एरिया एरिया टू एरिया वाइज भी डिफर करता है, प्लस जो फैमिली टू फैमिली वाइज भी, लाइक फैमिली कास्ट इन सब चीजों में भी डिफर करता है कल्चर। लाइक बच्चे वही सीखेंगे जो उनके पेरेंट्स फॉलो करते हैं, उनके पेरेंट्स ने उनके पेरेंट्स से सीखा है। तो कल्चर जो होता है वो ट्रांसमिट होता जाता है जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तो अब अगर हम इधर साइड गुजरात साइड देखें तो वो लोग नवरात्रि को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो ये उनका कल्चर है। तो रीजन टू रीजन एरिया टू एरिया वाइज भी कल्चर डिफर करता है, ठीक है। सो कल्चर इंक्लूड वैल्यूज प्रैक्टिसेस अजम्पशंस बिलीव्स थॉट हैबिट ट्रेडिशन कस्टम्स, ठीक है। तो कल्चर में काफी सारी कल्चर में वैल्यूज भी आ जाती हैं कि काफी सारी फैमिलीज की वैल्यूज कुछ अलग होती हैं, उनकी हैबिट्स कुछ अलग होती हैं, उनके अजम्पशंस अलग होते हैं, बिलीव्स अलग होते हैं, थॉट अलग होते हैं, ट्रेडिशन अलग होता है। तो ऐसे करके कल्चर जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है, और कल्चर हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं अपनी फैमिली में, और कल्चर एरिया टू एरिया वाइज रीजन टू रीजन वाइज फैमिली टू फैमिली वाइज कास्ट टू कास्ट वाइज हर चीज में डिफर करता है, ठीक है। तो अगर कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल कंटिन्यूअसली किसी चीज को फॉलो करते हैं तो वो, और काफी लंबे समय से अगर फॉलो करते आ रहे हैं तो वो उनका कल्चर बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब अगर हम ये देखें कि इंडिया में भी प्रिफर हम एक दूसरे को ग्रीट कैसे करते हैं। यूजुअली हम नमस्ते से ग्रीट करा जाता है, ठीक है। नमस्ते इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडियन कस्टम्स टू ग्रीट ईच अदर। वेयर एज अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो वो हाय या हेलो करते हैं यूजुअली, ठीक है। अब इंडिया में हम जो है वी कंसीडर काऊ एज अ होली एनिमल। हाँ, यहाँ पे सबको पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी पता रहता है, जो बच्चों को स्कूल में ही ये चीज सिखा दी जाती है कि गाय हमारी माता है, ठीक है। तो काऊ को हम इंडिया में होली एनिमल मानते हैं, ठीक है। गाय की हम पूजा करते हैं, दिवाली के टाइम पे गोवर्धन पूजा भी होती है। सो लेकिन वेयर इज अगर हम वेस्टर्न कल्चर्स में देखें, जो यूएसए यूके जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कल्चर हैं, वहां पे नॉन वेज खाया जाता है, बीफ खाया जाता है। अगर आपने सुना हो बर्गर्स या बीफ की डिशेस बनती हैं, तो ये कल्चर ही तो है कि इतना डिफर कर रहा है। एक जगह पे हम पूजा कर रहे हैं उस चीज उनकी, और एक जगह पे कोई खा रहा है। तो ये दिस इज अ कल्चर, ये उनका कल्चर है और ये हमारा कल्चर है, तो ये कल्चर ऐसे डिफर करता है। ओके, सो अभी हमने कल्चर समझा, नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट क्रॉस कल्चर। अब क्रॉस कल्चर दो कंट्रीज का भी हो सकता है, दो पर्सन का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। इट रिकॉग्नाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट नेशंस बैकग्राउंड एथनिसिटीज। फॉर एग्जाम्पल लाइक अभी हम कंट्री की बात करते हैं कि हम यूएसए में यूजुअली देखते हैं कि यूएसए के लोग जो है ग्रीट कैसे करते हैं, हाय हेलो करके। इंडिया के लोग यूजुअली नमस्ते करके नमस्ते करके ग्रीट करते हैं, ठीक है। जापान के लोग जो हैं वो बो करके ग्रीट करते हैं, और उनमें ऐसा माना जाता है कि जो पर्सन जितना ज्यादा बो कर रहा है दैट मीन्स वो सामने वाले पर्सन को उतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये सबके सारी कंट्रीज में ग्रीटिंग्स के जो है अलग अलग तरीके हैं जो वो लोग फॉलो करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि जो एजम्पशंस हैं, लाइक इंडिया में ये एजम्पशन है कि मतलब ऐसी मान्यता है कि मतलब लोग मानते हैं कि अगर इफ कैट क्रॉसेस योर पाथ वी दैट मीन्स इट इज अ बैड लक। मतलब कैट ने अगर आपका रास्ता काट दिया तो दैट मीन्स लोग बोलते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत हो जाएगा ऐसा। और वेरएस थाईलैंड में अगर हम देखें तो इसको बहुत ही ज्यादा कैट को बहुत ही ज्यादा लकी माना जाता है, गुड लक माना जाता है। तो तभी वो लोग क्या करते हैं अपनी वेडिंग्स में, ब्राइड जो है जब एंट्री करती है तो वो कैट के साथ करती है, कैट को हाथ में लेके या कैट के साथ एंट्री करती है, बिकॉज वो अपनी वेडिंग्स में भी कैट को लेके आते हैं, दैट मीन्स वो बहुत ज्यादा गुड लक मानते हैं कैट को। तो वैसे ही सब सब लोगों की जो वैल्यूज हैं बिलीव्स हैं एजम्पशंस हैं वो सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो ये कल्चर ही तो है कि कल्चर को लेके ही मतलब इतने डिफरेंसेस आ रहे हैं लोगों में, ठीक है। सो एवरी कल्चर एंड सब कल्चर हैव अ डिफरेंट बिलीफ एटीट्यूड फूड क्लोथ लैंग्वेज नॉर्म्स एंड स्टाइल्स। अभी हमने समझा कि कल्चर क्या होता है और फिर हमने देखा कि क्रॉस कल्चर क्या होता है। तो क्वेश्चन ये है कि हाँ, कल्चर अलग है सबका, काफी सारे डिफरेंसेस हैं, बट हमें उससे मैनेज ही क्यों करना है, क्यों मैनेज करना है उसे, लाइक व्हाई डू वी नीड टू मैनेज क्रॉस कल्चर्स। ठीक है, सबका अपना अपना कल्चर है, इट्स ओके, तो हमें उससे मैनेज करने की नीड ही क्यों पड़ रही है। तो नीड इसलिए पड़ रही है
क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि काफी सारी बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनीज वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही हैं। अब अगर कोई इंडिया की कंपनी है, वो सिर्फ इंडिया में रह के वर्क नहीं करना चाहते, वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, तो वो दूसरी कंट्रीज में अपना बिजनेस ले जा रहे हैं, दूसरी कंट्रीज में अपनी कंपनीज को ले जा रहे हैं। तो अब अगर वो दूसरी कंट्रीज में अपनी कंपनी ले जाएंगे, वहां सेटअप करेंगे, तो उन्हें उनके कल्चर के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमें एक दूसरे की कल्चर की रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो कंपनीज परफॉर्मिंग देयर बिजनेस इन वन कंट्री एंड एक्सपांडिंग देयर बिजनेसेस टू अदर कंट्रीज एज वेल। तो इसका मेन रीजन यही है कि कल्चर को मैनेज करने की नौबत ही इसलिए आ रही है, या कल्चर को मैनेज करना ही इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आज के जमाने में प्रोफेशनली अगर हम देखें तो बड़ी बड़ी कंपनीज एमएनसीज जो हैं वो दूसरी कंट्रीज में एक्सपांड करना चाहती हैं, दूसरी कंट्रीज में सेटअप करना चाहती हैं, ठीक है, अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहती है। तो अगर हम किसी और कंट्री में जाके अपना बिजनेस डालेंगे, अपना बिजनेस रन करेंगे, तो हमें उनके कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, हमें उनके कल्चर की क्या चीजें हैं, क्या उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। तो हमें उनका कल्चर जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सारे एम्प्लॉयज को फिर मिल के वर्क करना रहेगा ना, क्योंकि अगर इंडिया की कंट्री है और अगर वो यूएसए में जाके अपना सेटअप कर रही है, यूएसए में अपना बिजनेस रन कर रही है, तो डेफिनेटली कुछ लोग इंडिया के भी वहां पे होंगे और काफी सारे हमें यूएस के भी लोग हायर करने पड़ेंगे। तो उन दोनों को मिल के वर्क करना रहेगा। तो मिल के वर्क करने के लिए एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करना, कल्चर सेंसिटिविटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही मेन रीजन है कि हमें क्रॉस कल्चर को मैनेज करना पड़ रहा है, बिकॉज हमें कंपनीज में साथ में वर्क करना है, ठीक है। तो एमएनसीज इन्वेस्टिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन दिस ट्रेड and technology have made the world into a more connected and interdependent place. अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफी सारे हमारी जो है कनेक्टिविटी बढ़ गई है दूसरी कंट्रीज के साथ। हम लोग लाइक बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब टेक्नोलॉजी के उसमें भी अगर हम देखें तो वी ऑल आर यूजिंग सोशल मीडियाज, और सोशल मीडियाज पे सब लोग हैं, लाइक एवरी कंट्री के लोग हैं सोशल मीडिया पे। तो हम बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो गए। तो हमें अगर हम सिर्फ सोशल मीडिया की भी बात करें तो हमें, अगर हम काफी सारी कंट्रीज सब लोग रन करते हैं सोशल मीडिया, सब लोग चलाते हैं, अदर कंट्रीज के लोग भी, और मतलब एवरीवन इज यूजिंग द सोशल मीडिया। सो हमें एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। सो दैट्स वाई कल्चर को, क्रॉस कल्चर्स को मैनेज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करना है। हमें उन, अब जब तक हमें पता नहीं होगा कि उनका कल्चर है क्या, तो फिर हम कैसे एक दूसरे की कल्चर को समझेंगे, साथ में मिलके काम करेंगे, वर्क करेंगे। सो यही रीजन है। सो इसके एग्जांपल्स हैं कुछ कंपनीज लाइक कोको कोला, टाटा, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स, ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर मेड इट इजी टू कनेक्ट पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हम लोग सब लोग कनेक्टेड, बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, तो हमें क्रॉस कल्चर को समझना होगा और उसे मैनेज करना होगा। तो यही रीजन है कि हमें उसे मैनेज करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। सो व्हाट इज क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट? As companies expand their businesses to the other countries and nations, so definitely we will have different types of consumers having different taste, preferences, likes and dislikes, etc. As well as we will have different employees from different culture having different languages, working patterns and behavior, etc. Now we need to understand and improve the interaction of co-workers, managers, executives, clients and suppliers, and this can be possible through training. We have provide training to our employees related to work patterns, understanding and cultural sensitivity, so that all people will work together with harmony and peace. अब अगर जैसे कि हमने ये मान लिया कि कोई इंडियन कंपनी है, वो अलग अलग कंट्रीज में अपना बिजनेस, अपनी जो ब्रांचेस है वो ओपन करना चाहती है, अपने बिजनेस को रन करना चाहती है। तो अब इंडिया के डेफिनेटली, अब वो इंडियन कंट्री है तो इंडिया के, मान लो इंडियन कंट्री यूएसए और जापान और यूके तीनों जगह, यूएसए, जापान और यूके तीन जगह पे अपना बिजनेस ओपन कर रही है कोई इंडियन कंपनी है, ठीक है। तो अब
इनिशियली हम लोग सिर्फ वहाँ के एम्प्लॉयज तो हायर नहीं करेंगे ना। इनिशियली हम अपने इंडिया से भी कुछ एम्प्लॉयज ले जाएंगे और वहाँ पे उनको हम लाइक वो वहीं पे रहेंगे और वहाँ पे कंपनीज में वर्क करेंगे, यूएसए, जापान और यूके में। ठीक है, तो वहाँ के कुछ लोग, अब ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है कि हम पूरी की पूरी टीम, पूरे के पूरे एम्प्लॉयज इंडिया से ही ले जाएं, ये तो पॉसिबल होगा नहीं क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, है ना। तो हम कुछ एम्प्लॉयज इंडिया से ले जाएंगे, कुछ हम उसी कंट्री से हायर करेंगे। ठीक है, तो सबको साथ में मिलके काम करना होगा। ठीक है, और अब वहाँ के कंज्यूमर्स जो होंगे यूएसए के, जापान के या यूके के, वो तो अलग होंगे। जो प्रोडक्ट को यूज करेंगे या जो कुछ भी चीज है वो जो कंज्यूम करेंगे, वो लोग तो डिफरेंट होंगे, कंज्यूमर्स तो डिफरेंट होंगे, उसी उसी कंट्री के होंगे। तो हमें उनके अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। तो उनकी प्रेफरेंसेस, सपोज अगर हम लाइक सिर्फ यूएसए की बात करें, तो इंडिया की कंपनी अगर यूएसए में सेटअप हो रही है, तो कुछ लोग इंडिया से गए, कुछ लोग हमने यूएसए से हायर कर लिए। तो वहाँ के जो यूएसए के लोग हैं, उनकी प्रेफरेंसेस, उनके टेस्ट, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स इंडिया के लोगों को तो पता नहीं होगा, वो वहीं के लोग बता पाएंगे ज्यादा बेटर। तो सबको मिलके साथ में वर्क करना होगा, यूएसए के लोगों को भी और इंडिया के लोगों को भी, बिकॉज कंपनी इंडियन है। तो सबको साथ में मिलके वर्क करना होगा, तो वो तभी बेटर आउटपुट निकल के आएगा ना। तो इसलिए हमें क्रॉस कल्चर को मैनेज करना पड़ रहा है और यही होता है क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट। ठीक है, और अब हम क्रॉस कल्चर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, लाइक अब इंडिया के लोग और यूएसए के लोग जब साथ में वर्क कर रहे हैं तो काफी सारे डिफरेंसेस आएंगे, लैंग्वेज डिफरेंसेस आएंगे, वर्क पैटर्न्स डिफरेंस होंगे, बिहेवियर्स डिफरेंट होगा लोगों का वहां पे साथ में, वो कैसे वर्क करेंगे, को वर्कर्स का, मैनेजर्स का, एग्जीक्यूटिव्स का, क्लाइंट, सप्लायर्स, कितने सारे लोग होते हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि हम ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, हम वहां पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, इंडियन लोगों को भी ट्रेनिंग देंगे, इंडियन लोगों को इस चीज की ट्रेनिंग देंगे कि वहां पे कंज्यूमर्स क्योंकि डिफरेंट है तो उनकी लाइक्स डिसलाइक्स डिफरेंट हैं, और यूएसए के लोगों के साथ वर्क करना रहेगा, और यूएसए के लोगों को भी डिफरेंट वो ट्रेनिंग देंगे कि इंडियन लोगों के साथ उनको वर्क करना है अब। तो सबको ट्रेनिंग देंगे, तो ट्रेनिंग ही इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, एक दूसरे के कल्चर को समझना, एक दूसरे की बात को समझना और साथ में मिलके वर्क करना, देन वो आउटपुट आउटपुट निकालना और अपने गोल को अचीव करना। ठीक है, तो ट्रेनिंग हम देंगे, एंड जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे वो रिलेटेड टू होगी, वर्क पैटर्न से रिलेटेड होगी, कल्चरल सेंसिटिविटी से रिलेटेड होगी, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करने की वो होगी, ट्रेनिंग होगी, ताकि सब लोग पीस और हार्मोनी के साथ काम कर सके। So this is only cross-cultural management. Cross-cultural framework, ठीक है। तो हम ये समझेंगे कि व्हाट इज पेरेंट कंट्री नेशनल, होस्ट कंट्री नेशनल एंड थर्ड कंट्री नेशनल। तो अभी हम नेक्स्ट ये पूरा फ्रेमवर्क समझते हैं कि क्रॉस कल्चर का कैसे फ्रेमवर्क बनता है, वो समझते हैं। ओके, सो पेरेंट कंट्री नेशनल, employees whose nationality is the same as that of the firm but different from the country in which they are working। ठीक है, तो अब नीचे एग्जाम्पल दिया है मैंने कि जो जापानीज मैनेजर है, एक जापान का पर्सन है। ठीक है, कंपनी भी जापान की है, बट कंपनी इतना ग्रो कर गई है कि उसने अपनी ब्रांच एक यूके में ओपन कर ली। ठीक है, तो जो एम्प्लॉय है वो जापान का है, जो कंपनी है वो भी जापान की है, बट कंपनी इतना ग्रो कर चुकी है कि वो यूके में उसने एक अपनी ब्रांच खोल ली, अपनी एक सब्सिडरी ओपन कर ली। ठीक है, अब वो जो पर्सन होगा वो सपोज बहुत ज्यादा अच्छा होगा, या अपनी प्रोफेशनली बहुत ज्यादा वर्क करने में परफेक्ट होगा, या उनका बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी पर्सन होगा, या एनीथिंग। तो उस कंपनी ने, जापान की कंपनी में उस जापान के पर्सन को यूके में वर्क करने के लिए भेज दिया। तो दैट मीन्स वो पर्सन क्या कर रहा है कि वो खुद जापान का है, कंपनी भी जापान की है, बट वो वर्क कहाँ कर रहा है, उसी कंपनी के लिए वर्क कर रहा है, लेकिन वर्क कर रहा है यूके में, यूके में रह के काम कर रहा है। तो दैट मीन्स पेरेंट कंट्री नेशनल। ठीक है, सेकंड, होस्ट कंट्री नेशनल, दोज एम्प्लॉयज हु आर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री where the company's branch is located, which is different from the country in which the company is headquartered। ठीक है, इसका मतलब अभी मैंने एग्जांपल नीचे लिया है, उससे हम समझते हैं। अ यूके मैनेजर वर्किंग फॉर यूके बेस्ड सब्सिडरी ऑफ जापानीज कंपनी। ठीक है, अब कंपनी जो है वो जापान की है,
ठीक है। कंपनी ने बहुत ग्रो कर लिया, कंपनी ने अपनी ब्रांच खोल ली यूके में, तो अब कंपनी को कोई यूके का ही पर्सन चाहिए, क्योंकि कंज्यूमर्स कौन होंगे, यूके के होंगे, तो कंपनी को यूके का भी तो कुछ यूके के डेफिनेटली जापान से भी कुछ लोग गए होंगे, बट यूके के भी कुछ लोग हायर तो करने पड़ेंगे। तो कंपनी ने, जापान की कंपनी ने, जो कि यूके में बेस्ड हो चुकी है, अब यूके में ओपन कर लिया है उन्होंने अपनी एक ब्रांच को, तो वहां पे एक यूके के मैनेजर को हायर कर लिया। ठीक है, लोग वहीं के लोकलाइट को, यूके के लोकलाइट को किसी को मैनेजर बना दिया, उसको वहां पे हायर कर लिया। तो इसका मतलब हुआ होस्ट कंट्री नेशनल। जब हम अपनी लाइक अगर कोई भी इंडियन कंपनी है, वो कहीं भी बाहर यूएसए में अगर अपना बिजनेस ग्रो कर रही है, यूएसए में अपनी ब्रांच ओपन कर ली अगर उन्होंने, तो वो जब अगर यूएसए के लोगों को हायर करेंगे, वहां के लोकलाइट्स को हायर करेंगे, दैट मीन्स होस्ट कंट्री नेशनल। ठीक है। अब यहाँ पे भी इंडिया में हमने मैकडी में काफी लोगों को देखा है, तो मैकडी में जो भी लोग वर्क कर रहे होते हैं वो इंडियन होते हैं, दैट मीन्स वो यहाँ के लोकलाइट्स होते हैं, तो वो होस्ट कंट्री नेशनल से। ठीक है। अब थर्ड कंट्री नेशनल, those employees working outside their home country in such a branch of the company that is neither situated in the employee's home country nor in the company's home country. These employees are not from home country or host country. An Indian person for example, an Indian person working in USA branch for UK based company. ठीक है। अब इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि जो पर्सन है, जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वो ना अपनी बर्थ प्लेस वाली कंट्री में वर्क कर रहा है, ना कंपनी जहां स्टेब्लिश हुई थी जिस कंट्री में, ना उधर वर्क कर रहा है, किसी तीसरी जगह पे वर्क कर रहा है। ठीक है। सपोज अब यहाँ पे नीचे एग्जांपल है कि एक इंडिया का बंदा है, इंडिया का पर्सन है, इंडिया का एम्प्लॉय है, वो यूएसए वाली ब्रांच में वर्क कर रहा है, और कंपनी कहाँ की है, यूके की। कंपनी स्टेब्लिश हुई थी यूके में, पर्सन का बर्थ हुआ था इंडिया में, और वो वर्क कहाँ कर रहा है, यूएसए में। ठीक है। तो दैट मीन्स थर्ड कंट्री नेशनल। अब यहाँ पे एक टर्म होती है एक्सपेट्रिएट्स। तो एक्सपेट्रिएट्स का मतलब ये होता है, एन एक्सपेट्रिएट्स इज एन एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन अ डिफरेंट कंट्रीज देन हिज ओरिजिनल कंट्री ऑफ बर्थ। जो पर्सन जहां जिसका बर्थ हुआ है वहां वर्क ना करके किसी अदर कंट्री में वर्क करे, उसको हम एक्सपेट्रिएट बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। इसमें हम इट एम्स टू आइडेंटिफाई रिक्वायरमेंट। तो हमें ये रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करनी होगी कि हमें कितने एम्प्लॉयज चाहिए, और किस जिसमें किस टाइप की वैल्यूज हों, नॉर्म्स, एटीट्यूड, बिहेवियर, बिलीव्स हों, जो कि हमारे विजन, मिशन और गोल के फुलफिलमेंट में हेल्पफुल होंगे। ठीक है। अब जैसे हमने समझा लास्ट में कि अगर कोई इंडियन कंपनी है और वो ग्रो करके यूएसए में सेटअप हो रही है, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा ना कि हमें कितने लोग इंडिया से ले जाने हैं वहां पे उस न्यू ब्रांच में, और कितने लोग हमें यूएसए से ही हायर करने, वहीं के ही लोग, कितने लोग हमें वहीं के चाहिए रहेंगे, और कितने लोग हम इंडिया से ले जाना अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये सारी रिक्वायरमेंट हमें पूरी कैलकुलेट करनी रहेगी, पूरी स्ट्रेटेजी बनानी रहेगी, और इतने हम ले जाएंगे इंडिया से और इतने हमें वहां से हायर करने होंगे, तो हम कैसे अपना विजन, मिशन और गोल्स को फुलफिल कर पाएंगे। लाइक कितने कौन से लोग हमें वो चाहिए जिनकी वैल्यूज, नॉर्म्स, एटीट्यूड्स लाइक यूएसए के हों, और कितने ऐसे चाहिए जो इंडियन ओरिजिन कंपनी है, तो इंडिया के भी होना जरूरी है। ठीक है। तो हमें ये सब पूरा स्ट्रेटेजी बना के पूरा कैलकुलेट करना होगा कि कहाँ से कौन सा एम्प्लॉय हमें ले जाना है और कैसे क्या मैनेज करना है, ताकि हमारे और कितना इससे हमें बेनिफिट होगा, और कितना हमारे गोल को फुलफिल करने के लिए हमारे लिए ये चीज हेल्पफुल रहेगी। तो इसमें मेन यही चीज होती है कि पहले तो हमें ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करना होगा, हमें ये सब चीजें कैलकुलेट करनी होगी ना, कि हमें इंडिया के अगर हम 10 लोग ले जा रहे हैं, तो उनको ले जाने का एक्सपेंस कितना होगा, वहां पे उनको लाइक स्टे करवाने का, और अगर सपोज इंडिया से अगर हम जितने लोगों को ले जा रहे हैं, सपोज अगर वो उनकी फैमिलीज भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनकी वाइफ्स भी हैं,
और काफी सारी चीजें हैं वो भी हमें देखनी रहेंगी। तो ऐसे करके हमें पूरा कैलकुलेशन करके करना रहेगा सब चीजें। और अगर पर्सन अगर सिंगल है, एम्प्लॉय अगर सिंगल है, अनमैरिड है, तो हम उसे ज्यादा प्रेफरेंस देंगे बजाय मैरिड के ले जाने के, क्योंकि मैरिड को थोड़ी दिक्कत आएगी जाने में। और अनमैरिड होगा तो वो चल सकता है हमारे साथ, यूएसए में स्टे हो सकता है थोड़े टाइम के लिए। और फिर वहां से हमें कितने हायर करने हैं, और फिर उनकी सैलरी, कॉम्पनसेशन, काफी सारी चीजें। तो वैसे हमें ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करनी होगी कि कितनी क्या हमें कैसे रिक्वायरमेंट है और हमें कैसे करना है हायरिंग में, ठीक है। सेकेंड है एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल कल्चरल बैकग्राउंड, ठीक है। अब अगर हम सपोज इंडिया से कुछ लोगों को अगर हम 10 को भी ले जा रहे हैं इंडिया से, तो उनका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, वो उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। जैसे अभी मैंने बात करी कि पर्सन मैरिड है, अनमैरिड है, अगर मैरिड है तो उनके चिल्ड्रन कितने हैं, सब चीजें देखनी रहेंगी। और फिर ये चीज तो ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड, कल्चर बैकग्राउंड देखना रहेगा, साथ ही साथ वो पर्सन का परसेप्शन कैसा है, वे ऑफ बिहेवियर कैसा है, वे ऑफ वर्किंग कैसा है, नॉलेज उसको कैसा है। अगर पर्सन ठीक है लाइक अनमैरिड है और उसके ऊपर फैमिली डिपेंडेंट नहीं है या कुछ भी, या कल्चर वाइज भी ठीक है, सब ठीक है, बट उसे नॉलेज ही कम है, तो हम उसे ले जाके फिर कुछ मतलब ही नहीं होगा। पर्सन सीनियर भी तो होना चाहिए ना, पर्सन में उतना नॉलेज भी होना चाहिए कि वो न्यू कंपनी को वहां पे मतलब रन करने में हेल्प कर सके। न्यू कंपनी, क्योंकि न्यू ब्रांच हमने अगर सेटअप करी है, तो हमें उसे उसके गोल को फुलफिल करने में वो हेल्पफुल हो सके, तो वो भी हमें चीजें देखनी रहेंगी, ठीक है। उसका एक्सपीरियंस कितना है पास्ट, वो कितना सीनियर मोस्ट पर्सन है, उसका नॉलेज, उसका बिहेवियर, वे ऑफ बिहेवियर, उसका परसेप्शन, उसका माइंडसेट, उसकी वैल्यूज, उसके अजम्पशन, सब चीजें देखनी रहेंगी। तो वो चीजें एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल्स में। और अगर हम वहां पे भी यूएसए के लोगों को भी अगर हम हायर करेंगे, तो वहां पे भी हमें ये देखना पड़ेगा कि वो हमारी कंपनी के लिए कितने सूटेबल है। काफी सारी चीजें होती है, तो वो हमें एनालिसिस करना होगा। देन फिर हमें एनालिसिस ऑफ एम्प्लॉय असाइनमेंट, लाइक अगर हम इतने लोगों को ले भी जा रहे हैं इंडिया से, या वहां पे भी इतने लोगों को हम हायर कर रहे हैं, तो क्या उनके टास्क क्या रहेंगे, उनकी ड्यूटीज, उनकी एक्टिविटीज, उनके असाइनमेंट्स क्या रहेंगे, कैसे क्या उनको लाइक यूएसए के पीपल के साथ असाइंड होके, अलाइन होके वर्क करना रहेगा। तो वो सारी चीजें भी हमें सब यहाँ से समझ के, सब पूरी स्ट्रेटेजी बना के देख के फिर हम वो प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, ठीक है। फोर्थ है फॉर्मुलेटिंग द क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग गोल्स। अब सपोज जिन लोगों को हम यहाँ से अगर ले गए वहां पे यूएसए की ब्रांच में, वहां के लोगों को भी हमने हायर कर लिया, तो अब वो लोगों को साथ में वर्क करने में इश्यूज आएंगे डेफिनेटली, एक दूसरे की बात को समझने में, एक दूसरे को लैंग्वेज बैरियर्स भी होंगे कई बार, और बिहेवियरल इश्यूज, काफी सारी चीजें होंगी, ठीक है। सो यूजुअली कंपनीज प्रोवाइड क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग्स देती हैं कंपनी, ठीक है। वो शॉर्ट टर्म के लिए भी होती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी होती हैं, टू बैलेंसिंग द कल्चरल डिफरेंसेस एंड वेरिएशंस। तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग, उसके वहां पे लोगों को देख के कि क्या इश्यूज हैं, क्या हो सकते हैं इश्यूज इन फ्यूचर, सारी चीजें देख के, स्ट्रेटेजी बना के, कैलकुलेट करके हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे। और उस वो ट्रेनिंग प्रोग्राम लाइक शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है, ताकि कल्चरल डिफरेंसेस को हम मतलब कल्चरल डिफरेंसेस या तो ना होने दें, और अगर कल्चरल डिफरेंसेस और वेरिएशंस हो रहे हैं, तो उनको ठीक कैसे करें वो। उसके बाद फिफ्थ है डिजाइन एंड डिलीवर द क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम बना लिया हमने, हमको पता है कि ये इश्यूज हमें आ रहे हैं, या या फिर अभी आ नहीं रहे हैं कोई इश्यूज, या फ्यूचर में आ सकते हैं ये इश्यूज, ठीक है। ये सब चीजें हमें समझ में आ गई, हमने सब स्ट्रेटेजी बना ली, नोट डाउन कर लिया, सब कर लिया। अब हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन करेंगे, और हमें ये भी देखना होगा कि अब वो ट्रेनिंग प्रोग्राम पे अगर हम इतना कॉस्ट लगा रहे हैं, इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को, तो वो हमारे गोल, एम, और जो हमारा कंपनी का मोटिव है उसको फुलफिल करने में भी हेल्पफुल हो, ठीक है। सो अब उसके बाद क्या होगा, हम उसका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो कंटेंट बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कंटेंट हमारे जो गोल और जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उससे भी उसको फुलफिल करने में हेल्पफुल होना चाहिए, ठीक है। सो द कंटेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन गोल, एम एंड मोटिव, दैट एग्जैक्टली व्हाट वी वांट इन रिटर्न फ्रॉम दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब इसमें ये चीज है कि जो कंपनी में ओवरऑल हमें अचीव करना है, वो तो उस चीज को तो हमें ध्यान रखना ही होगा, साथ ही साथ जो कल्चरल बैरियर्स आ रहे हैं, या जो लैंग्वेज बैरियर्स, या जो भी आ रहे हैं, हम
उस गोल को भी अचीव करना है साथ ही साथ, ठीक है। तो हम ऐसा डिजाइन, ऐसा कंटेंट ऐसा सेट करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम का जो इन रिटर्न में हमें लाइक रिजल्ट दे, जो हम एक्चुअली रिमूव करना चाहते हैं जिन चीजों को वो हटें, लाइक अगर लैंग्वेज बैरियर्स हैं तो वो हटें, कल्चरल बैरियर्स हैं, बिहेवियरल बैरियर्स एंड इश्यूज हैं तो वो भी ठीक हो जाएं, एंड ओवरऑल हमारा जो कंपनी का मोटिव है, गोल है, वो अचीव हो जाए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट वी डिसाइड सीक्वेंसिंग ऑफ द कंटेंट। तो सबसे पहले हमने ट्रेनिंग प्रोग्राम का कंटेंट डिसाइड किया दो चीजों पे कि हमें जो अल्टीमेट गोल है कंपनी का वो क्या होगा, और जो हमें बैरियर्स अभी रिमूव करने वो क्या, उसके बेसिस पे हमने कंटेंट बनाया। अब कंटेंट हमें डिलीवर कैसे करना है उसकी हमें सीक्वेंसिंग करनी होगी, तो वो सीक्वेंसिंग हम प्रायोरिटीज के बेसिस पे करेंगे और रिलीवेंसी के बेसिस पे, इंपॉर्टेंस के बेसिस पे, ठीक है। क्या चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में है, क्या चीज बहुत ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट है और क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए सीक्वेंसिंग करेंगे कंटेंट की, कैसे क्या चीज पहले सिखानी चाहिए। अब सपोज अगर बिहेवियरल इश्यूज भी आ रहे हैं और लैंग्वेज इश्यूज भी आ रहे हैं, तो लैंग्वेज इश्यूज को हम प्रायोरिटी देंगे ना, बिकॉज लैंग्वेज, अगर दोनों के बीच में लैंग्वेज इश्यूज हैं तो वो उसको पहले हमें रिजॉल्व करना होगा, वो सीक्वेंस वाइज में पहले आएगा, क्योंकि बात ही दो जने आपस में ढंग से नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो तो बिहेवियरल इश्यूज तो फिर आएंगे ही आएंगे। अगर जो दो जने कम्युनिकेट ही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे की बात को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो पहले हम लैंग्वेज बैरियर को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम वो वाली ट्रेनिंग देंगे, वो वाला कंटेंट प्रोवाइड करेंगे एम्प्लॉयज को, देन फिर हम वो करेंगे, बिहेवियरल इश्यूज पे वर्क करेंगे। तो ऐसे हम अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रायोरिटीज हैं, जो प्रायोरिटी हम सेट करेंगे और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम वो कंटेंट पहले डिलीवर करेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले हमने कंटेंट प्रिपेयर किया, उसकी सीक्वेंसिंग करी। अब उस कंटेंट का भी ड्यूरेशन देखना रहेगा कि कितने टाइम की ड्यूरेशन के लिए क्या, कौन सा कंटेंट हमें देना है लोगों को, कौन सी ट्रेनिंग हमें देनी, कितने टाइम के लिए। लाइक अगर हमें 2 मंथ्स के लिए लैंग्वेज ट्रेनिंग दे रहे हैं तो 1 मंथ की बिहेवियरल देंगे, फिर 1 मंथ की कोई और ट्रेनिंग टेक्निकल देंगे, या ऐसे करके हम मतलब कंटेंट देने का भी जो है हम ड्यूरेशन डिसाइड करेंगे, कौन सी ट्रेनिंग कितने टाइम तक देनी है, ठीक है। और फिर डिलीवरी मॉडल, फाइनल डिलीवरी मॉडल कैसे, क्या देना है, क्या करना है, वो हम डिसाइड करेंगे। और जो कितनी टीम्स बनेंगी या जो भी इंडिविजुअल देंगे, टीम वाइज देंगे, कैसे देंगे, वो सब हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। 6 पॉइंट है इवेल्युएशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब अगर हमने ट्रेनिंग दे दी, ट्रेनिंग दे देने के बाद हम डेफिनेटली कोई भी होगा, वो ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद जो ओनर है कंपनी का या जो मैनेजर है या जो भी है, वो ये जानना तो चाहेगा कि उस ट्रेनिंग से हमें कितना फीडबैक, मतलब कितना बेनिफिट हुआ, उसका ट्रेनिंग का जो फीडबैक है, एम्प्लॉयज ने अपने अंदर कितने चेंजेस देखे, अपनी स्किल्स को कितना अपग्रेड किया एम्प्लॉयज ने, एम्प्लॉयज को वो कितना फेवरेबल लगा, एज वेल एज वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना वर्थफुल था, वो भी हमें देखना रहेगा। और हमारे जो मेन अल्टीमेट गोल्स थे वो अचीव हुए या नहीं, बैरियर्स रिजॉल्व हुए या नहीं, तो इवेल्यूशन हम करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम का। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट। तो ये प्रोसेस है पूरी। ओके, सो टाइप्स ऑफ क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग। अभी हमने प्रोसेस में इतना ट्रेनिंग के बारे में समझा कि ट्रेनिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्रॉस कल्चरल मैनेजमेंट में। तो अब हम ट्रेनिंग के टाइप्स देखेंगे कि किस किस टाइप की ट्रेनिंग हो सकती है। सो फर्स्ट है प्री डिपार्चर ट्रेनिंग। लाइक अभी जैसे हमने एक एग्जांपल समझा कि इंडिया से हम कुछ लोगों को अगर यूएसए में ले गए, अगर हमने यूएसए में, इंडियन कंपनी ने यूएसए में अगर न्यू ब्रांच ओपन करी, तो कुछ लोग इंडिया से भी जाएंगे डेफिनेटली। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम फॉरेन जा रहे होंगे या फर्स्ट टाइम यूएस जा रहे होंगे या कहीं भी किसी भी फॉरेन कंट्री में। तो उन्हें एक बेसिक नॉलेज देना उस कंट्री से रिलेटेड, वहाँ की करेंसी से रिलेटेड, वहाँ के लाइक मोबाइल फोन, सिम कार्ड, या वहाँ के क्लाइमेट लोकेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा बेसिक नॉलेज देना भी एक ट्रेनिंग है। क्योंकि अब हम अगर यहाँ से इंडिया से कुछ लोगों को अगर वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमें दिस इज द कंपनीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उन्हें ये ट्रेनिंग दे, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग दे, प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की ट्रेनिंग है, वहाँ के बेसिक कल्चर के बारे में उनको बताना, वहां पे ले जाने से पहले, ठीक है।
तो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद जब वो वहाँ लोग पहुंच जाएंगे तो पोस्ट अराइवल ट्रेनिंग दी जाएगी, विच इज रिलेटेड टू यहाँ के लोगों के परसेप्शन क्या होते हैं, या यहाँ पे लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, इस रूल्स या रेगुलेशंस के बारे में बताना, या वहाँ के आसपास के शॉपिंग मॉल्स, ग्रोसरी शॉप्स, लोकेशंस के बारे में बताना, ठीक है, ईटिंग प्लेसेस, होटल्स, और यहाँ पे जो कलीग्स हैं, जो भी लोग हैं, जो भी आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, सुपीरियर्स हैं, उनके साथ ऐसे बिहेव किया जाता है, या ऐसे इस एटीट्यूड के साथ रहा जाता है, या इनका परसेप्शन ऐसा होता है, बिलीव्स ये होते हैं वहाँ के लोगों के। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक कंपनी को बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है। कहने को तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक है, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है कि कोई भी कंपनी अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपने एम्प्लॉयज़ को अगर दूसरी कंट्री में शिफ्ट कर रही है, तो उनका ये है कि उन्हें ये ट्रेनिंग्स देनी चाहिए, लाइक प्री डिपार्चर ट्रेनिंग, और देती भी हैं काफ़ी सारी कंपनीज, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग एंड पोस्ट अराइवल ट्रेनिंग, ठीक है। उसके बाद है इंटीग्रेटिव ट्रेनिंग। इंटीग्रेटिव ट्रेनिंग का मतलब यही है कि कई कई बार ना एम्प्लॉयज के साथ उनकी फैमिलीज भी शिफ्ट होती हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, ठीक है। उनके चिल्ड्रंस, उनके वाइफ्स, उनके जो भी पेरेंट्स हैं, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे फैमिली का भी पूरा पूरा इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो उनकी फैमिली के क्या प्रेफरेंसेस हैं, हैबिट्स हैं, प्रायोरिटीज हैं, तो उनको भी हमें बताना रहेगा कि यहाँ पे ये कल्चर फॉलो होता है, यहाँ पे ये चीज होती है। तो ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है इंटीग्रेटिव ट्रेनिंग। उसके बाद है लैंग्वेज ट्रेनिंग। लैंग्वेज ट्रेनिंग एज हमने अभी देखा कि लैंग्वेज जो है एरिया टू एरिया वाइज ही बहुत डिफर करती है। अगर आप इंडिया में ही देखेंगे तो इंडिया में साउथ टू नॉर्थ अगर हम देखें तो इतना ज्यादा लैंग्वेज का मतलब डिफरेंस आ जाता है, तो कंट्री में तो बहुत ही आता होगा, ठीक है। तो एरिया टू एरिया, रीजन टू रीजन, कल्चर टू कल्चर, तो जो लैंग्वेज है वो हर मतलब हर जगह डिफर करती है, ठीक है। तो ये लैंग्वेज ट्रेनिंग देना तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है। क्योंकि कई अगर हम एग्जांपल भी देखें, इधर इंडिया में हम बोलते हैं मीट यू लेटर, ठीक है, बट अब ऑस्ट्रेलिया में लोग बोलते हैं कैच यू लेटर। सो ऐसे काफी सारी चीजें, यूएसए में लोग फुटबॉल बोलते हैं, लेकिन यूरोप में, यूके में लोग सॉकर बोलते हैं। तो अब हमें लैंग्वेज की ट्रेनिंग देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एम्प्लॉयज को, ठीक है। बिकॉज अब हमें अब दो दो अलग अलग कंट्रीज के लोगों अगर साथ एम्प्लॉयज जो हैं साथ में वर्क करेंगे, तो उन्हें लैंग्वेज बैरियर बहुत आता है। भले ही हमें अगर इंग्लिश बात करना आती हो, भले ही हमें इंग्लिश, लाइक वी कैन स्पीक इंग्लिश, बट इंग्लिश स्पीक करने में और वहाँ पे वहाँ के लोगों के साथ वर्क करने में, लाइक वहाँ बहुत बहुत डिफरेंस होता है चीज़ों में। लाइक जैसे हमने अभी देखा कि फुटबॉल को वहाँ सॉकर बोला जाता है, तो ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स में, फ्रेजेस में बहुत ज्यादा कई बार डिफरेंस होता है। तो लैंग्वेज ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिजनेस एटिकेट्स, हर कंट्री के कुछ बिजनेस एटिकेट्स होते हैं, वो अलग होते हैं। लाइक हमने पहले देखा कि जापान में ग्रीट कैसे किया जाता है, जापान में बो करके ग्रीट किया जाता है, और जितना ज्यादा आप बो होते हो उतना ज्यादा दैट मीन्स आप सामने वाले पर्सन को रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इंडिया में नमस्ते बोल के किया जाता है, यूएसए में हाय हेलो बोला जाता है, वेस्टर्न कल्चर्स में यूजुअली। तो बिजनेस के काफी सारे एटिकेट्स होते हैं, ठीक है। काफी सारे बिजनेस में काफी सारे सिंबल्स भी यूज होते हैं, ठीक है, और हर सिंबल का मीनिंग भी कुछ अलग होता है। तो काफी अब यहाँ पे देयर आर मेनी सिंबल्स और मेनी एटिकेट्स, जो कि कई कंट्रीज जिनको करेक्ट मानती हैं, सही मानती है, कई कंट्रीज गलत मानती हैं, नेगेटिवली लेती हैं, ठीक है। सो अब फॉर एग्जांपल यूएसए में पीपल कंसीडर वी साइन वेरी पॉजिटिव विक्ट्री। इंडिया में भी यहाँ पे हम देखते हैं कई बार वी साइन को हम विक्ट्री माना जाता है, पॉजिटिवली लिया जाता है, बट ब्रिटेन में इसी वी साइन को ऑफेंसिव और नेगेटिव माना जाता है। तो ऐसे काफी सारे बिजनेस एटिकेट्स होते हैं। ये तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल समझा, ऐसी काफी सारी चीजें होती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो लाइक ये इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग जो कि कंपनीज काफी सारे कभी लाइक काफी सारी एम्प्लॉयज मोस्टली प्रोवाइड करती हैं एम्प्लॉयज को। नाउ सिक्स पॉइंट, टेक्निकल ट्रेनिंग। सो टेक्निकल ट्रेनिंग वो स्किल्स से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड, वो लाइक प्रोफेशन टू प्रोफेशन डिफर करेगी कि टेक्निकल ट्रेनिंग देना है या नहीं देना है, और कैसे देना है, क्या करना है। तो वो टेक्निकल ट्रेनिंग देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फंक्शनल ट्रेनिंग। फंक्शनल ट्रेनिंग मींस अगर कोई पर्सन है जो कि दूसरी कंट्री में वर्क करने जा रहा है, बट वो
एज अ लॉयर, लेक्चरर, प्रोफेसर या कोई भी काइंड ऑफ स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है या कोई भी, तो वो अगर कोई पर्सन जो है स्पेशलिस्ट है किसी चीज में और वो अगर किसी और कंट्री में वर्क करने जा रहा है, तो वहां का उसको कोड ऑफ कंडक्ट समझना, वहां का चीजें समझना, लाइक अगर कोई टीचर ही समझ लो, अगर वो इंडियन टीचर अगर कोई यूएसए में या कहीं और कंट्री में पढ़ाने जा रहा है, तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ की एजुकेशन का तरीका और वहां में बहुत डिफरेंस है। तो वहां का कोड ऑफ कंडक्ट देना उस पर्सन को, वहां वो उतनी ट्रेनिंग देना, लाइक लॉयर का ही अगर हम मान लें, तो यहाँ पे एज अ लॉयर वर्क करना और दूसरी कंट्री में एज अ लॉयर वर्क करना बहुत ही डिफरेंस हो जाएगा। सारे लाइक एक्ट्स वगैरह सब चीजें समझ नहीं रहेंगी उस पर्सन को। तो अगर एज अ कोई प्रोफेशनल पर्सन, एज अ कोई स्पेशलिस्ट, अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आप वर्क करने जा रहे हो, या काफी सारी कंपनीज के भी होते हैं ना, काफी सारी कंपनीज के लॉयर्स होते हैं, या कोई कोई काफी सारी कंपनीज ना स्पेशलिस्ट भी रखती हैं अपने साथ, तो उनको अगर अगर कंपनी वन कंट्री टू अनदर कंट्री शिफ्ट कर रही है, तो उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट की ट्रेनिंग देनी रहेगी कि वहां पे क्या फॉलो होता है अदर कंट्री में, वहां पे वहां की डिसीजन मेकिंग, वहां का टीम मैनेजमेंट सब कुछ समझाना रहेगा कंपनी को, सब चीजों की ट्रेनिंग देनी रहेगी। सो दैट इज अ फंक्शनल ट्रेनिंग, ठीक है। अब ग्लोबल माइंडसेट ट्रेनिंग, global mindset is the ability to scan the world from the broad perspective, so that always looking for unexpected trends and opportunities that may constitute a threat or opportunity that to achieve personal, professional and organizational goals, level of acceptability by someone of other culture and interact with them accordingly. अब broad global mindset training, global mindset training का मीनिंग यही होता है कि हमें इस तरीके की ट्रेनिंग देनी है अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोच पाए, अगर कोई चैलेंज आ जाए, अगर कुछ भी कोई चीज आ जाए, तो वो उसको हैंडल कर पाए, उसको डील कर पाए, उससे टैकल कर पाए उस चीज को, लाइक कोई ट्रेंड है, कोई अपॉर्चुनिटी है, बाद में जाके वो थ्रेड में भी बदल सकती है, चैलेंज में भी बदल सकती है, या फिर कोई चैलेंज है या कुछ ऐसी चीज है, उसको हमको बाद में अपॉर्चुनिटी में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे काफी सारी चीजें होती हैं, तो हमें ब्रॉड पर्सपेक्टिव से सोचना रहेगा, हमें ब्रॉड माइंडसेट से सोचना रहेगा। तो इस तरीके की कुछ ट्रेनिंग्स हमें अपने एम्प्लॉयज को देनी रहेंगी कि वो उस तरीके से सोच पाए, स्ट्रेटेजिकली सोच पाए, ठीक है, प्रैक्टिकली सोच पाए। तो ऐसी ट्रेनिंग्स भी होती हैं। उसके अलावा ग्लोबल कॉग्निटिव ट्रेनिंग, cognitive training means understanding of values, rules, like regulations, policies, awareness related to norms. अब हर कंट्री के अपने कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, पॉलिसीज होती हैं। अगर हम ट्रैफिक में ही बात करें तो ट्रैफिक के रूल्स हर कंट्री के अलग होते हैं। सो ट्रैफिक की तो क्या ही बात करें, मतलब लाइक प्रोफेशनल वर्क में, कॉर्पोरेट में भी सारी लाइक कंपनीज का, अगर इंडियन कंपनीज हैं वो अलग चीजें फॉलो करती हैं, अलग रूल्स, रेगुलेशन एंड कल्चर फॉलो करती हैं, और अगर फॉरेन में देखा जाए तो वो अलग करते हैं। तो उसकी ट्रेनिंग देना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ को अवेयर कर सकें पहले ही उस चीज़ के बारे में। देन है अफेक्टिव एंड बिहेवियरल ट्रेनिंग। अफेक्टिव एंड बिहेवियरल ट्रेनिंग का मतलब यही है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके की ट्रेनिंग देनी है ताकि वो इमोशनली स्टेबल होके, इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ, और प्लस अपने लाइक बिहेवियर में, करेक्ट बिहेवियर में होके वर्क कर सकें, ठीक है। अब लाइक ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड ना हो या ज्यादा इमोशनल ना हो, लाइक मेच्योरली चीजों को डील कर सकें, लोगों के साथ वर्क कर सकें, ठीक है। सो बिहेवियर इन अकॉर्डेंस विद द कल्चर एंड सिचुएशनल रिक्वायरमेंट, तो जो सिचुएशन हो उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लोग वर्क कर सकें, तो हमें उस चीज की ट्रेनिंग भी लोगों अपने एम्प्लॉयज को देनी रहेगी। So guys, thank you for watching my video. Please do like, subscribe, share and comment. Study with Muskan channel. And yeah, if you have any query, anything, you can ask me in comment. And please, if you have any new topics, so please suggest some new topics so that I can prepare more videos on that. And thank you.